हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, और जिसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सारे लोग मेरे साथ साथ आपको आंसर बताते हुए चलने हैं, ये नहीं कि आप ना बताएं, नहीं आएगा फिर भी आपको कोशिश करते हुए चलने हैं, ठीक है। तो पेन और कॉपी, हर बार की तरह पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो। और एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे शिखर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपकी जो तैयारी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट की गई है। इसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपका पहला चैप्टर स्टार्ट भी हो गया है। तो जिन भी बच्चे को लगता है कि मेरी तैयारी एकदम जीरो है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो इस बैच में आके ज्वाइन होके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकता है। अब इस बैच में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, डेली लाइव क्लास है, लाइव डाउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल है, फिर साथ साथ कंप्लीट सिलेबस जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो इस बैच से ज्वाइन होने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ के आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ ये है कि इस बैच के साथ साथ आपको एक बैच और भी प्रोवाइड की जा रही है, जो पुरानी वाली है, जो शिखर बैच है। तो दो बैच आपको हेल्प करेंगी आपके 90+ लाने के लिए। तो जितने भी बच्चे इच्छुक हैं वो आज ही इस बैच से जुड़े। अब अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो इस नंबर पे 930 577 1375 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा जली जंगली घास है। कुछ ऐसे भी घास होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जली जंगली घास, और उस जली जंगली घास को हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रापा हाइड्रिला या जलकुंभी या बी और सी दोनों। तो इसमें जो बेटा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो जलकुंभी हो जाएगा, क्योंकि जलकुंभी जो होती है, जलकुंभी को हम बोलते हैं बंगाल का आतंक। क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक, ठीक है। क्योंकि ये जो बंगाल में क्या किया गया था, जो बंगाल के लोग थे वो इसको एक सजावटी पौधा, एक फैशन के तौर पे इसको क्या किए थे, लगाए थे। लेकिन ये क्या किया कि ये अपने धीरे धीरे जातियों को बहुत ज़्यादा क्या किया, फैला दिया, जिसकी वजह से जिस जल में लगाया गया वहाँ के जितने भी जीव थे वो क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि पूरा छेकने के बाद उसमें जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन नहीं गई, इसीलिए इसको जली जंगली घास कहते हैं या बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आगुड़ित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, आवृत्त बीजी की, अनावृत्त बीजी की, या फफूंद की, या शैवाल की। आगुड़ित का मतलब होता है कि जो क्या है, जो भ्रूणपोष है, ठीक है। यानी कि आप क्या देखते हो, जो भ्रूणपोष एक ऐसी संरचना होती है जो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है ना। तो ये किसमें होगा, अनावृत्त बीजी में। किसमें, अनावृत्त बीजी में, क्योंकि जो आप आवृत्त बीज के अंदर जो भ्रूणपोष देखते हो वो क्या होते हैं, 3n होते हैं। 3n क्यों होते हैं, क्योंकि वो 2n + n से इनका क्या होता है, संलयन हुआ होता है, इसलिए क्या होते हैं, 3n। तो अगुणित भ्रूणपोष जो होते हैं वो अनावृत्त बीजी में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट, पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय। पराग भित्ति यानी जो पराग कण है, तो पराग भित्ति कितनी स्तर की बनी होती है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय। तो देखो, जो पराग भित्ति होती है वो 2 स्तर से मिलकर बनी होती है, एक क्या होती है, जनन स्तर, और एक होता है कायिक स्तर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी, यानी कि द्विस्तरीय। कुछ है नहीं, आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट, सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूणकोष होता है एक कोष की, द्विकोष की, पंचकोष की, या 7 कोष की। तो जो सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूणकोष होता है, जो नॉर्मल भ्रूणकोष है, जिसमें एक होते हैं एंटीपोडल सेल होती है, सिनर्जिड सेल होती हैं, और सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं, सारे जितने भी होते हैं आपके वो भ्रूणकोष के अंदर होते हैं। तो जो सामान्य आवृत्त बीजी, जो एंजियोस्पर्म का एक नॉर्मल आवृत्त बीजी का जो भ्रूणकोष होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होगा 7 कोष की, क्योंकि ये जो होते हैं आवृत्त बीजी के भ्रूणकोष, जिसमें 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी की 7 कोष की होते हैं। कितने होंगे, 7 कोष की। नेक्स्ट, बीजांड के वृंत को कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं,
क्रेनल कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, पेडिसील कहते हैं। तो जो बिजांड का वृंत होता है, उस बिजांड के वृंत को क्या कहते हैं? तो जो बिजांड का वृंत होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये क्या होगा आपका? राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अनिषेक जनन समानता मिलता है। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन का मतलब होता है जो बिना निषेचन का, यानी कि कुछ ऐसी क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही संतति का निर्माण, यानी बिना नर और युग्मक के संलयन से ही एक नई संतति का निर्माण हो गया, तो अनिषेक जनन समानता मिलता है अंगूर में, आम में, नींबू में या लीची में। ठीक है। तो आपका अनिषेक जनन जो मिलता है वो ऑप्शन नंबर ये होगा कि जो अंगूर होता है, अंगूर में अनिषेक जनन होते हैं, यानी कि बिना निषेचन के ही एक नई संतति का जन्म हो जाता है। इसी तरह आप जंतु में देखते हो तो जो ड्रोन मधुमक्खी होती है उसमें भी अनिषेक जनन होता है, केला जो होता है उसमें भी अनिषेक जनन होता है, क्योंकि इसमें बिना ही निषेचन की क्रिया हुए ही एक नई संतति का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बिजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये बिजांड है, ठीक है, ये बिजांड है, इस बिजांड के अंदर, ठीक है, ये बिजांड है, तो इस बिजांड के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। बिजांड काय में होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, गुरु बीजाणु में होता है या आर्की स्पोरियम में होता है? तो बताइए कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आपको पता है कि जब युग्मक जनन की क्रिया होती है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो हो रहा है वो युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा हो रहा है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक नए युग्मक यानी कि मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो बिजांड काय के अंदर, ठीक है, कहाँ? बिजांड काय के अंदर क्या होती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, और इन्हीं जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है जिससे एक मादा युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। नेक्स्ट, स्वपरागण बनने के लिए कितनी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? अगर स्वपरागण को बनाना है तो कितनी सूत्री विभाजन होगा कि यहाँ पे परागण बनेंगे? 100, 50, 25 या 20? बताइए क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक परागकण के अंदर एक बार जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है तो 4, ठीक है, 4 परागकण का निर्माण होता है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, पेटल से, पुमंग से, बीजांड से? तो ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है कि जो सत्य फल यानी कि जो ट्रू फल है उसका निर्माण होता है अंडाशय से, जो फाल्स फ्रूट होता है उनका निर्माण होता है पुष्पासन से। तो जिसका निर्माण अंडाशय से होगा उसको हम कहते हैं सत्य फल। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये राइट होगा। नेक्स्ट, एनाटोपिस बीजांड होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं? आपके जो बीजांड भी होते हैं, बीजांड भी कई प्रकार के, सीधा, उल्टा, ठीक है, टेढ़ा। तो जो एनाटोपिस बीजांड है वो कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या टेढ़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा जो एनाटोपिस बीजांड होता है वो क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। देखो, ये जो बीजांड है, ये जो बीजांड की संरचना है ये आपकी है उल्टे बीजांड की, ठीक है, क्या है? उल्टे बीजांड की। ये जो बीजांड है, ठीक है, इस बीजांड की जो आपकी संरचना दिख रही है, तो ये बीजांड की जो संरचना होगी ये आपका क्या होगा? सीधा। तो जो एनाटोपिस बीजांड होता है वो हमेशा कैसा होता है? उल्टा बीजांड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, द्विगुणित संरचना है अंड की, युग्मनज की, ए और बी दोनों की, या द्वितीय केंद्रक की? तो द्विगुणित संरचना है, किसकी है द्विगुणित संरचना भाई? युग्मनज है, या द्वितीय केंद्रक है, या अंड है, क्या है? बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी कि युग्मनज यानी कि जाइगोट की जो संरचना होती है कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? जो ओव्यूलेशन की क्रिया होती है तो किस हार्मोन्स के द्वारा ये जो क्रिया होती है वो नियंत्रित होती है? TSH के द्वारा,
ACTH या ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है, इसको बोलते हैं जो थायराइड हार्मोन्स होता है, या ADH के द्वारा या FSH एंड LH के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो एक फीमेल में ओव्यूलेशन की क्रिया कर रही है, जब वो रिलीज हो रहा है तो ओव्यूलेशन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डी, क्योंकि ये जो FSH और LH, ठीक है, इसको बोलोगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं किसके द्वारा, मास्टर ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, क्या करेंगे, मास्टर ग्लैंड के द्वारा ये रिलीज होती है। जब इनका लेवल, ठीक है, ये जब इनका लेवल नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही इनका जो रिलीज होगा, ठीक है, ये इनका जो लेवल हाई होगा तो यहाँ पे क्या होगी, ओव्यूलेशन की क्रिया यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी। नेक्स्ट, गर्भाशय किससे संबंधित है, नर जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, या इन सभी से। तो नॉर्मल सी बात है कि जो गर्भाशय संबंधित है वो मादा या स्त्री जनन तंत्र से। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा आपका, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। एक परिपक्व स्पर्म है, ठीक है, एक परिपक्व क्या है, मेल गैमीट है, और उसके सिर पे क्या है, एक टोपी नुमा संरचना। ठीक है, ये क्या है, टोपी नुमा जो संरचना पाई जाती है, तो इस टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं, एक्रोसोम, मीजोसोम, एपिसोम या स्पोरोसोम। तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर जो टोपी नुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गाल्जी काल से। ठीक है, किससे, गोल्गी बॉडी से बना होता है। किससे निर्माण होगा, गाल्जी काय से। ठीक है, किससे, गाल्जी काय से। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है एमनियन के द्वारा, एलेंटेस के द्वारा, कैरियन के द्वारा, या कैरियन तथा एलेंटेस दोनों के द्वारा। तो जो मानव में अपरा है, ठीक है, ये अपरा का कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, क्या करना, भ्रूण को पोषण देना। तो ये जो भ्रूण का पोषण देने वाली जो अप्राय लेयर है, तो इसका निर्माण होता है किसके द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। बताइए जल्दी से फटाफट सभी लोग, किससे होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव का जो भ्रूण है वो संरक्षित रहता है किसमें, एलेंटेस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में, या पेरिटोनियल गुहा में। तो बताइए जो मानव का भ्रूण है, जब जायगोट बनने के बाद जो भ्रूण क्या हो रहा है, जो ब्लास्टोसिस्ट की सेल क्या हो जा रही है, अंतरोपण यानी सगर्भता हो जा रही है। तो जो मानव का भ्रूण है वो किसमें संरक्षित होता है, क्योंकि हमेशा जो मानव का भ्रूण है वो गुहा में क्या है, संरक्षित होता है। तो किस गुहा में, तो यहाँ पे आपका जो राइट होगा वो क्या होगा, एमनियोटिक गुहा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। जब नर और मादा दोनों गैमीट का संलयन हुआ, जायगोट बना, जायगोट के बाद क्या होता है, विदलन की अवस्था। तो विदलन एक ऐसी प्रोसेस है, क्रिया है, जिसमें कि ये जो जायगोट है इसमें एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन क्या होता है कि यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन इनके आकार में कोई चेंज, आकार जैसा है जायगोट का वैसे ही रहेगा, लेकिन कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो मॉरुला, गैस्ट्रुला, यूग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो हमेशा जो भ्रूण किसमें, गर्भाशय के स्तर में रोपित होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में, किसमें, ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में। नेक्स्ट, कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कैप्सिटेशन ये क्या है, नेचुरल क्रिया है जो होती है, किसमें होती है, अधिवृषण में, मादा जननांग मार्ग में, शुक्रवाहिनी में, या वृषण जालिका में। तो बताइए किसमें होती है, जो कैप्सिटेशन एक नेचुरल मेथड है जो किसमें होगी, अधिवृषण में होगी,
या शुक्रवाहिनी में होगी, या मादा के जनन मार्ग में होगी, या वृषण जालिका में होगी? फटाफट बताइए जल्दी से आप सभी लोग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि जो कैप्सिटेशन की जो क्रिया होती है वो मादा जननांग मार्ग में होगी। ठीक है, कहाँ होती है? एक नेचुरल मेथड होती है जो मादा जननांग मार्ग में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होंगे आपकी? बी राइट होंगे। नेक्स्ट, परखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें क्या किया जाता है? देखो, ये परखनली शिशु उस युक्ति यानी कि इनफर्टिलिटी होती है, जो बंधता होती है, वो बंधता चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, ठीक है, ये अपनाई जाती है। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसके द्वारा एक नई संतति का क्या होता है? जन्म होता है। तो ये होती है अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर, ठीक है, अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं, या अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, या शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा कि अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। यानी कि एक ट्यूब में, एक लैब में ये क्रिया होती है कि अंडाणु को लेके शुक्राणु में अंतःप्रेषित कर देते हैं, संलयित कर देते हैं, और वो क्या बनेगा? भ्रूण बनने के बाद या जायगोट की जो अवस्था होगी फिर उसको एक माँ के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो तकनीक होती है उसको क्या बोलते हैं? परखनली शिशु, और इसमें अंडाणु को लेकर फिर से इसे निषेचित करके रोपित करते हैं, यानी कि शरीर के बाहर एक ऐसा वातावरण दिया जाता है। नेक्स्ट, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? हार्मोनल विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, या इनमें से सभी विधियां? संतान उत्पत्ति यानी कि कुछ ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम जो संतान उत्पत्ति हो रही है, जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उस जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसके द्वारा हम जनसंख्या पे कंट्रोल कर सकते हैं? हार्मोनल विधि यानी कुछ जो हार्मोन से मिली, हार्मोन्स की जो बनी गोलियां होती है उसको खाने से, या प्राकृतिक विधि यानी कि कुछ जैसे प्राकृतिक विधियां होती है जैसे आवधिक श्रम हो गया, ठीक है, बाह्य स्खलन हो गया, ये प्राकृतिक विधि हो गई। हार्मोनल विधि में जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से बनी जो मेडिसिन होती है। यांत्रिक विधियां में जो कुछ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया, कापर का यूज हो गया, और भी तांबा मोचक जो सारी चीज़ें यूज होती हैं उनका यूज, तो वो किसके द्वारा होती है? तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से जो सभी विधियां हैं ये आपके संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम के कितने गुणसूत्र होंगे? 45 है, 46 है, 47 या इनमें से कोई नहीं? तो जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि जितने भी टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। डाउन सिंड्रोम होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा, यानी कि 47 डाउन सिंड्रोम में, 45 टर्नर सिंड्रोम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये क्या होंगे आपके? राइट होंगे। नेक्स्ट, ZZZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया? घोघा में, मोर में, तिलचट्टा में, मनुष्य में? तो ZZ और ZW, ठीक है, ZZ और ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो किसमें देखा गया? तो घोघा में, या तिलचट्टा में, मनुष्य में, या मोर में? तो मनुष्य में क्या होता है? XX और XY, ठीक है। तिलचट्टे में हमने कीटों में XX XO देखा था, ठीक है। यहाँ पे जो मोर होता है यानी कि जितने भी पक्षी होंगे, पक्षी में ZZ और ZW, इसके द्वारा इनमें क्या होती है? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या होंगे? मेल, और ये क्या होगी? फीमेल। यही निर्धारित करेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा कि मोर में ZZ और ZW तरह का लिंग निर्धारण देखा गया है या पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहुएलील, या B और C दोनों? तो देखो, जो AB वो रक्त समूह है वो हमेशा बहुएलील दर्शाता है, और बहुएलील के साथ साथ ये क्या दर्शाएगा? सप्रभाविता को दर्शाता है।
तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी, बी और सी दोनों होंगे कि जो मनुष्य में ए बी वो रक्त समूह की जो संतति होती है वो जो दर्शाता है सप्रभाविता को दिखाएगा और बहु एलील को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम या टनल सिंड्रोम या दात्र कोशिका रक्तता या डाउन सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र है, ठीक है, तो 21वें गुणसूत्र के जो ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, बताइए भाई कौन सी होती है। 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, मेंडल ने प्रतिपादित किया संलग्नता का नियम, आनुवंशिक का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम या इनमें से कोई। तो जो मेंडल जी थे वो आनुवंशिकता का नियम को क्या किए, प्रतिपादित किए हैं और अपने आनुवंशिकता के नियम में इन्हें 3 नियम को दिया है। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो ये तीनों जो नियम हैं मेंडल जी के आनुवंशिक नियम है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि अगर 2 पीढ़ी के बीच में, 2 जनक के बीच में क्रॉस की जाती है तो उनके जो लक्षण होते हैं, जो उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, तो मेंडल जी ने क्या प्रतिपादित किया है, आनुवंशिकता का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप, अनुलक्षणी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप अनुपात होता है। अब द्विसंकर क्रॉस में हम क्या देखते हैं कि 2 जनक की, ठीक है, 2 जीन की वंशागति। एक संकर क्रॉस में हम 1 जीन की वंशागति देखते हैं और द्विसंकर क्रॉस में हम क्या देखते हैं, 2 जनक की वंशागति। एग्जाम्पल जैसे मेंडल जी ने, आप चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट हो चुका, वहाँ पे आप देख लेना, जिसमें क्या लिया था, पीला गोल बीज और हरे झुर्रीदार बीज, यानी कि यहाँ पे आपको 2 जीन की क्या दिख रही है, वंशागति दिख रही है। तो इनका जो अनुपात आता है, ठीक है, इनका जो हमेशा अनुपात, इनका जो फिनोटाइप आता है वो 1 संबंधी 2 संबंधी क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, फिनोटाइप क्या आता है, 1 संबंधी 2 संबंधी 1 और जीनोटाइप हमेशा क्या आता है, 9 कुछ हट के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा कि 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये प्रभाविता के नियम का फिनोटाइप है। ये आपका फिनोटाइप आएगा किसका, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1, यानी कि इसमें आपको अलग अलग इसकी मॉर्फोलॉजी देखने की मिलेगी। नेक्स्ट, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। और मानव जो नर है, जो आनुवंशिक पहचान का मतलब होगा कि जो मेल है, फीमेल है, तो वो किस गुणसूत्र के द्वारा, किस क्रोमोसोम के द्वारा हम पहचानते हैं, केंद्रक के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा, ऑटोसोम्स के द्वारा या लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। आपको पता है कि जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मेल में भी फीमेल में भी यही होती है। 22 जोड़े दोनों के समान होते हैं, 23वां जोड़ा फीमेल का XX और पुरुष का XY होता है। यही लिंग गुणसूत्र होते हैं, यही इसकी आनुवंशिक पहचान की जाती है नर की। अगर Y होगा तो क्या होगा, नर होगा, अगर X होगा तो क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा कि लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। तो मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है तो वो नर गुणसूत्र के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला, मेंडल ने कार्य किया खाद्य मटर पर, जंगली मटर पर, उद्यान मटर पे या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेंडल जी ने अपने 3 नियम दिए हैं, आनुवंशिकता के नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, तो वो किस पे ये सर्च किए थे, खाद्य मटर पे, जंगली मटर लिए थे या उद्यान मटर लिए थे या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल जी ने क्या लिए थे, उद्यान मटर को, यानी कि फसली पौधे को लिया था, सफल मटर को लिया था, जिसमें जो सिम्टम होंगे बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और लिया क्या था, सबसे पहले लंबा पौधा और बौने पौधे में मेंडल का प्रथम नियम यही है कि कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, जिसमें वंशागति क्या आई
कि ये लंबेपन ने अपने लक्षण को शो किया और बौनेपन ने अपने लक्षण को पहली पीढ़ी में शो नहीं किया। वापस से जब पहली पीढ़ी में स्वपरागण की क्रिया हुई तो स्वपरागण में क्या देखा गया, ये बौने पौधे ने भी 25% अपने सिम्टम को क्या किया है, शो किया। ठीक है, तो हमेशा जब कहीं भी पूछा जाए कि मेंडल जी ने जो कार्य किया था, जो खोज की थी, खोज करने के बाद जो आनुवंशिकता का नियम दिया तो किस मटर पे, तो धान मटर पर, क्योंकि वो अपने गार्डन में जो उनका बगीचा था उस बगीचे से उन्होंने मटर के, हालांकि बहुत सारे पौधे थे, बहुत सारे अलग अलग थे, लेकिन उन्हें कम वर्ष यानी कम टाइम में उसका लक्षण दिख जाए, इसीलिए उसने क्या लिया था, वो धान मटर को लिया था। नेक्स्ट, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पे, वाई क्रोमोसोम पे, लिंग निर्धारित क्रोमोसोम पर या अलिंग क्रोमोसोम पे। तो जो कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बताइए? कानों पर बाल की जो बहुलता का जीन होता है वो एक्स पे, वाई पे या लिंग जो निर्धारण करते हैं उस पे या अलिंग पे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाई क्रोमोसोम पे जो कानों पर बाल की बहुलता होती है उनके जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्नताओं का स्रोत है समसूत्री, अर्धसूत्री, निवेशन, उत्परिवर्तन। लास्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी सा है कि जो विभिन्नताएं हैं, जो या तो मॉर्फोलॉजी के आधार पे विभिन्नता आ रही है या आनुवंशिक जेनेटिक रूप से विभिन्नता आ रही है, तो इसका स्रोत क्या है? जब समसूत्री विभाजन होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा या निवेशन होगा या उत्परिवर्तन या जो म्यूटेशन होता वो होगा। तो आपको पता है कि समसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मातृकोशिका और संतति कोशिका दोनों एक दूसरे की क्या होती है, समान होती है। क्या होती है? समान होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में मातृकोशिका और पुत्री कोशिका में चेंज, जेनेटिक मटेरियल समान लेकिन मॉर्फोलॉजी में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन ही क्या होता है? विभिन्नताओं का स्रोत होता है, यानी कि म्यूटेशन, म्यूटेशन। ठीक है, तो जितने भी 30 क्वेश्चन है आपको एकदम तैयार करने हैं। कहीं भी दिक्कत है तो वो आपको कमेंट भी करके बताने हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर आऊँगी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।